हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके बोर्ड में जो आपका कल पेपर होगा उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा कि उदासीनीकरण क्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है बेटा? देखिए, अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया, अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया कराने पर लवण एवं जल प्राप्त होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर इन्होंने क्या है, दो क्या देना है? एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, उदाहरण दो हमें देने हैं। तो चलिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बेटा, पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूं। देखिए बेटा, पहला एग्जाम्पल है कि HCl प्लस NaOH। बेटा HCl अम्ल है, NaOH क्या है? क्षार है। इसकी अपक्रिया से बेटा NaCl और H2O के जल मिलेगा। ठीक है, सेकंड बेटा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जो है H2SO4 जो है ये अम्ल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा ये क्या है? क्षार है। इसकी अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर मैं लिखे दे रहा हूँ, हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस हमें क्या मिलेगा बेटा? वाटर। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है कि जब लोहे की कील को कॉपर के सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए बेटा, क्योंकि देखिए जब लोहे की कील को कॉपर के सल्फेट के विलयन में क्या किया डुबोया जाता है तो लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन सल्फेट यानी कि फेरिक सल्फेट का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका रंग बदल जाता है। देखिए एग्जाम्पल है आयरन और कॉपर सल्फेट। कॉपर ज्यादा अपक्रियाशील है, कम अपक्रियाशील है कॉपर, और आयरन ज्यादा अपक्रियाशील है, जिसके कारण क्या है? आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर क्या बनाएगा? बाहर कर देगा। अब देखिए आयरन कॉपर की मात्रा कम हो जाने से विलयन का रंग हल्का क्या रंग जो है बेटा विलयन का हल्का होने लगता है, तथा कॉपर सल्फेट बनने से नीले रंग में क्या हरा रंग मिलने से रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए क्या है आंसर, क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो एक बहुत ही कठोर पदार्थ बना लेता है। ठीक है, बहुत ही कठोर पदार्थ बना लेता है। जैसे देखिए कैल्शियम सल्फेट है ना, हेमीहाइड्रेट, ठीक है, या कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP के नाम से जानते हैं। इसकी बेटा जल के साथ अपक्रिया कराएंगे, ये जल के साथ अपक्रिया करके हमारे पास क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा। इसलिए हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन एक बेटा ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, और क्यों है इसका वर्णन करना है। तो देखिए क्या है, क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए हम इसको क्या श्वसन को ऊष्माक्षेपीय क्रिया भी कहते हैं। देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस ऊर्जा हमें दे देते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है? श्वसन क्रिया का रिएक्शन है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी पदार्थ X, कोई पदार्थ X है के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो चूने का उपयोग सफेदी करने के लिए हम कर रहे हैं। पदार्थ का नाम और इसका सूत्र लिखिए। ऊपर जो इस फर्स्ट में दिया होगा X की जल के साथ अपक्रिया भी करके दिखानी है। देखिए क्या है आंसर इसका, कि पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका जो है रासायनिक सूत्र जो है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO है। इसकी अपक्रिया हम जब जल के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस इसमें क्या निकलती है? ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है, धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए।
धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब बेटा खाने वाला सोडा। ठीक है, देखिए पहला उपयोग है, इसका उपयोग सोडियम यौगिक जैसे बोरैक्स के निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इसको बेटा धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, का उपयोग कांच, साबुन, कागज के उद्योगों में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग एंटी एसिड के घटक के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा का उपयोग किसके लिए किया जाता है ऑप्शन में, तो एंटी एसिड के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना लिख देंगे, बाकी ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, इसका उपयोग है ना पावर, रोटी तथा केक के मुलायम स्पंजी बनाने के लिए बेकरी उद्योगों में किया जाता है। इसी के कारण जो है हमारी केक जो है वो क्या बनती है, स्पंजी बनते हैं, मतलब बहुत मुलायम बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण किससे संबंधित है ना, संबंधित समीकरण भी दीजिए। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार एक नए क्वेश्चन इससे आपके बोर्ड पेपर में पूछा ही जाने वाला है। ठीक है, बनाने की विधि, यह शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से होता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमें मिल जाएगा और हमें वाटर मिल जाएगा। यही बेटा ब्लीचिंग का क्या है, सूत्र है। ठीक है, आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैंने इसको बताया ही नहीं है, ये भी देख लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूड़ कहते हैं का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। बनाने की विधि बेटा मैंने आपको समझा दी। गुड़ इसके क्या है, यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसके साथ, अम्ल के साथ अब क्रिया कर रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस और प्लस क्लोरीन, जल प्लस क्लोरीन हमें दे रहे हैं। ठीक है, इसका उपयोग ऊनों को सिकुड़ने से बचाने के लिए करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है और चीनी को सफेद करने में भी इसका उपयोग होता है ब्लीचिंग का। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, खनिज, अयस्क, गैंग, इन पर आपके पेपर में टिप्पणी लिखने को आती है। तो इस पदों को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। तो देखिए खनिज क्या होते हैं, वे तत्व या यौगिक जो भू प्रॉपर्टी से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला। ठीक है, जो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है, कुछ स्थानों पर खनिजों के कई उपयोगी धातुएं अत्यधिक मात्रा में होती हैं जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, इन खनिजों को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम और बॉक्साइड। ठीक है, उसके बाद गैंग किससे कहते हैं बेटा, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जो पृथ्वी से हम खनिज पदार्थ या अयस्क निकालते हैं उसमें क्या होता है, रेत या मिट्टी मिली होती है, जैसी जो अशुद्धियां होती है उन्हें हम गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इनकी डॉट संरचना इसकी बनानी है और ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। देखिए Na2 की बोल रहा है, एक Na मैं यहाँ रखूंगा और एक Na मैं नीचे रखूंगा। ठीक है, एक भाई इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो सोडियम का यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, सोडियम का होता है 2 8 1, तो इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका नंबर बेटा 11 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो ये ऑक्सीजन का है, तो ये 2 और 6 में टूटेगा, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। देखिए 1, इसको आप स्टार से दिखाइए क्योंकि अलग अलग है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर भेज देगा और ये वाला सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ भेज देगा, जिसकी वजह से किसका, सोडियम का भी ऑक्टा देखिए अष्टक पूरा हो जाएगा और किसका पूरा हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा, अपने सोडियम ने क्या किया है,
सोडियम ने अपने जो है इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। भाई इस सोडियम ने एक दिया और इसने एक दिया है, तो इस पे कितने प्लस होंगे? 2 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन ने क्या किया है बेटा? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? ग्रहण किए हैं। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं? 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? देखिए 1 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसके ऊपर कितने? -2 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे ही दिखा सकते हो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ठीक। इसी प्रकार से आपको इसका करना है mg का। देखिए mg के पास बेटा, देखिए mg का नंबर 12 होता है। mg का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, इसको 2 8 और 2 में टूटेंगे। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 एक्स्ट्रा है, तो इसके 2 एक्स्ट्रा दिखा दो, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा? ऑक्सीजन पर देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो mg पर क्या हो जाएगा बेटा? mg पर +2 हो जाएगा, और उस पे किस पे? यहाँ पर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, +1 तो यहाँ पर है ही है, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए mg पर 2 हो गए, और ऑक्सीजन पर कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। यही क्या है? बिंदु संरचना है। इसी प्रकार से अगर पेपर में आएगा तो बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। देखिए बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी बुक में भी हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया कर लवण प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। देखिए जैसे है, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो किसके साथ कर रहा है अपक्रिया? अम्ल के साथ। तो हमें एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर दे रहा है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है हमें? सोडियम एल्यूमिनेट दे रहा है, और हमें वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा है कि जिंक ऑक्साइड, एक अन्य उभयधर्मी ऑक्साइड भी ये है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल भी इसके हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तो क्यों किया जाता है। दूसरा है, एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग हम खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? इसका कारण आपको बताना है। देखिए कारण क्या है। देखिए प्लेटिनम, सोना है ना, और चांदी बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, तथा वायु और जल से संचारित भी नहीं होती, इसकी चमक भी तेज होती है, है ना। इन्हीं कारणों से इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। एकदम सिंपल और सरल भाषा में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है बेटा, एल्युमिनियम वायु से क्रिया कर कर अपनी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना कि एक संक्षारित विरोधी क्या बना लेता है? परत बना लेता है, लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है? एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होता है, साथ ही यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इस कारण से हम इसके बर्तन बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? श्रेणी के किन्हीं 2 अनुप्रयोग लिखे। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की को क्रियाशीलता के अवरोही यानी कि बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखिए श्रेणी कौन सी है बेटा? श्रेणी हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, H मतलब हाइड्रोजन, कॉपर है ना, Hg और Ag और Au। Hg मतलब मरकरी, चांदी और सोना, ठीक है। ये सक्रियता श्रेणी है बेटा, इसको याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और हो सकता है सेम यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। अनुप्रयोग क्या है बेटा? विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जाती है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता भी, जानकारी भी हमें क्या होती है? प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समजात श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा। देखिए कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका समान सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजात श्रेणी कहते हैं। जैसे मेथनॉल CH3OH, एथेनॉल C2H5
और OH। याद रखिएगा, आपसे कभी कभी पूछ लेगा इसमें से बताइए जो है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन कौन से होते हैं। याद रखिएगा कि इसमें हमें सिर्फ करना क्या है, CH2 का अंतर, CH2 का अंतर, अगर CH2 का अंतर मिल रहा है और सेम क्या होना चाहिए, सेम क्रियात्मक समूह, सेम क्रियात्मक समूह होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो जो है सजात श्रेणी में है या नहीं है, CH2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु में से प्रत्येक के चारों संयोजकता एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। याद रखिएगा बेटा, किसके द्वारा, एकल बंध द्वारा, यानी कि ऐसी हाइड्रोकार्बन जिनमें जो है एकल बंध से जो संतुष्ट होती है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे उदाहरण में है CH4 मीथेन, C2H5 है ना, एथेन। अब ध्यान दीजिए जरा सा, इसको अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये है C, देखिए सब सिंगल बॉन्ड के साथ, ये लिखा है C, एक और कार्बन, और इसके सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होते हैं, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। जैसे C2H5 एथीन और एथाइन। देखिए, इसको अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस प्रकार से इसका बेटा बनेगा बॉन्डिंग फॉर्म। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं परमाणु कार्बनों के बीच में तो वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे वो कैसा है, संतृप्त। संतृप्त में सब सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, टिप्पणी लिखने को इस बार आने वाले हैं, मैंने ढेर सारी टिप्पणियां ली हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन अथवा वायु की अधिकता में जलना दहन कहलाता है। दहन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखिएगा, अगर ये ऑप्शन में आ जाए कि दहन किस प्रकार की अपक्रिया, तो दहन एक ऊष्माक्षेपी भी अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसका उदाहरण है कि मेथेन की ऑक्सीजन के साथ वायु के साथ अपक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और उसके साथ प्रकाश प्रचुर मात्रा में निकलेगा। यह हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया का संक्षिप्त बेटा टिप्पणी है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है, देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग के हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के जुड़ने को, है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है बेटा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। देखिए, एथाइन की अपक्रिया हम जब हाइड्रोजन के साथ करते हैं, किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में 443 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, सॉरी केल्विन पर, यानी कि टेम्परेचर पर, तो ये हमें पास एथीन मिलता है, सॉरी एथीन नहीं एथेन मिलेगा। यहाँ पर बेटा ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एथीन नहीं एथेन मिलेगा। ठीक है, और ये बेटा आपके पेपर में भी पूछी गई है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा तेल को, मतलब इसका उपयोग बताया जा रहा है बेटा। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा तेल को संतृप्त वसा वनस्पति घी बनाने वाले उद्योगों में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन की प्रतिस्थापन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिस्थापन अपक्रिया वे अपक्रिया जिसको बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हो, जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, जैसे मेथेन का हम क्लोरीन की उपस्थिति में धूप की उपस्थिति में करवाएंगे, तो क्या धूप का मतलब यहाँ पर धूप नहीं लिखिएगा बेटा, एनसीईआरटी बुक में धूप नहीं लिखा है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लिखा है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसकी उपस्थिति में करवाएंगे। देखिए बेटा, इस अपक्रिया के टोटल 4 चरण है, मैंने एक ही चरण लिखा है, बस यही सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये CH3 और HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास मेथेन और क्लोरीन क्लोरोमेथेन बनाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड को बाहर निकाल देगा। यही क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखिए, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा
साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जितनी भी टिप्पणियां बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु है ना NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण हम कहते हैं। ये बेटा पूरा जो है साबुनीकरण का जो है एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट है मिसेल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए इनका महत्व साबुन की सफाई की प्रक्रिया में क्या है। तो मिसेल किसे कहते हैं, तो देखिए साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिर को जलरागी यानी कि उसमें एक सिरा होता है जलरागी, और एक जो है हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। मतलब एक सिरा बेटा जल रागी होता है तो दूसरा सिरा क्या होता है, जल विरागी होता है, ठीक है। इसकी जो पूंछ है वो जल रागी होती है और इसका जो मुंह है वो जल विरागी होता है, ठीक है। कहते हैं जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोजन पूंछ है ना यानी कि दूसरा छोर जल के कहाँ होता है, बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। ऐसा अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल रागी पूंछ, बेटा जल रागी कौन होता है, पूंछ, और विरागी कौन होता है, पूंछ, और जल रागी कौन है, मुख, गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं, ठीक है। इससे भी डिफिनेशन आपको आसान मिल जाएगी, लेकिन मैंने जो एनसीईआरटी लैंग्वेज में डिफिनेशन की उसी डिफिनेशन को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैल मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकरण के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए एस्टरीकरण क्या है, जिस प्रकार अम्ल और क्षार के पारस्परिक अपक्रिया से लवण और जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल और अल्कोहल की अपक्रिया से क्या एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अपक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए बेटा इतना पार्ट आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यहां से लिखना है, आपको यहां से कि जो है अम्ल तथा अल्कोहल की अपक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अपक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। बस इतना लिखना, ऊपर वाला नहीं लिखना है। उदाहरण देखिए क्या है कि जब हम एसिटिक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमारे पास एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एथिल एसीटेट, जिसको हम एस्टर भी कहते हैं, और हमारे पास वाटर मिलेगा, ठीक है। अच्छे से उसको देख लीजिए और इसको बेटा याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एस्टर इस बार पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट है क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए। देखिए बेटा ये बहुत जो है 2023, 22, 21 के क्वेश्चन इसमें से लिए गए हैं। हो सकता है इस बार अगर टफ पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन आपके इसमें जो है एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन। एथिल अल्कोहल और सोडियम से क्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को अम्ल K2CrO7 के साथ गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल एसीटेट अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। तो देखिए जब बेटा एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, देखिए यहां पर हमारे पास क्या बना दिया, इसका नाम बेटा लिख लीजिए सोडियम एथाऑक्साइड। ये क्या है, सोडियम एथा ऑक्साइड। यहाँ पर आपको पेपर में लिख कर आना और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखिए कि अल्कोहल यानी कि एसिटिक एथिल अल्कोहल या है ना अल्कोहल, ये है एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसकी हम क्या करते हैं इसका नवजात ऑक्सीजन के साथ किसकी KMnO4 की उपस्थिति और NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास CH3COONA मिलता है और H2O मिलता है। इसका नाम बेटा देखिए क्या है, इसका नाम बेटा सोडियम एसीटेट है, इसको लिख लीजिए। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है
और अभी देखिए इसको फिर आगे हम डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एसिटिक एसिड मिलेगा और NaCl मिलेगा। इसका नाम भी बेटा लिख लीजिए आप, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक। और उसके बाद बेटा क्या है, जब एसिटिक एसिड की NaOH के साथ अपक्रिया करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट और जल हमें प्राप्त हो जाएगा। एथिल अल्कोहल के जब नवजात है ना ऑक्सीजन के साथ अम्ल के पूछ रहा ना K2Cr अम्ल के साथ, क्षार के साथ भी कर सकते हो और अम्ल के साथ भी कर सकते हो, दोनों सेम अपक्रिया होंगी। तो सोडियम एसिटेट सॉरी एसिटिक एसिड और वाटर हमें मिल जाएगा। जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया, ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ होती है तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, इसका नाम बताइए, इसका क्या नाम है, इसका नाम बेटा है, इसका लिख देते हैं, इसका नाम एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है एथिल एसीटेट। केमिस्ट्री में जितने बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। चैप्टर 1 को मैं अभी जो है कवर करूंगा, आपको मॉर्निंग में जो है चैप्टर 1 की नोट्स देखने को आपको मिल जाएगा वीडियो, वहां से देख कर जाइएगा क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे से उसमें हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है, कार या किसी वाहन में है ना अग्रदीप हैलाइट अथवा पश्च दृश्य के लिए अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। भाई हाइलाइट है ना हेडलाइट जो होती है उसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं इसका कारण बताना। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। देखिए कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा एक शक्तिशाली व समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। वाहन के पश्च दृश्य को देखने में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसके द्वारा पीछे आ रहे वाहनों का सीधा छोटा और पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इसका याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर। देखिए इस बार इस टाइप के क्वेश्चन बेटा 2026 में देखने को मिलेंगे। आपसे डिफिनेशन पूछ रहा है, फिर आपको एक क्या दे दिया है, एक न्यूमेरिकल दे दिया है, आप न्यूमेरिकल करिए, ठीक है। देखिए मैं बहुत आसानी समझा रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के बेटा 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में बनते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी कि साइन I एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल वो हमें बेटा वो दे रखा है न्यूमेरिकल। यहाँ देखिए एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, तो वस्तु की दूरी दे रखी है, लिख लिया। अब कह रहा है देखिए यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, याद रखिएगा दर्पण कैसा है बेटा, अवतल, और प्रतिबिंब कैसा बनना, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब सिर्फ एक ही स्थिति में बनता है जब P व F के बीच में वस्तु रखी होती है, यानी कि हमारे पास V जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो V की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, चिन्ह प्रॉपर्टी के नियमानुसार, ठीक है। हमको पता है U, V और F तीनों ही अवतल दर्पण में निगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनना है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है। R निकालना वक्रता त्रिज्या, यानी कि F निकाल लेंगे तो हमें पता है F का दोगुना जो है वो R होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, चलिए F को हम निकाल लेते हैं। देखिए चूंकि 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है, ये तो बेटा सूत्र है, ठीक है, ये क्या है, सूत्र है, ठीक है। फिर से लिख देता हूं, देखिए 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये क्या है, सूत्र है, ठीक। सूत्र जरूर लिखना बेटा। अब इसमें वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे। देखिए 1/F हमें पता नहीं है, V की वैल्यू हमें पता है 20 है, प्लस इसकी वैल्यू पता है 1/- का 10 है।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/20। देखिए प्लस माइनस माइनस 1/ क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए या तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। एलसीएम इसका बेटा 20 आएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई देखिए 200 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 एक कम 10 और माइनस का 20 एक कम 20, तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 10 और बट्टे का कितना होगा 200। तो हमें f चाहिए, हमें क्या चाहिए f। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा -200 बट्टे का कितना हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो f इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो वक्रता त्रिज्या त्रिज्या r इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ। देखिए 2 इंटू एफ की वैल्यू माइनस का 20, यानी कि f इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। यही इसका बेटा क्या होने वाला है आंसर। उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपसे बहुत सॉरी ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आपका हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम का उल्लेख जो है यहाँ पर क्या है, प्रकाश के नियम के दो अपवर्तन के दो नियम है और ज्यादातर करके बेटा जो है हमारे एग्जाम में प्रकाश के अपवर्तन के नियम को ही पूछा जाता है। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही तल में बनते हैं। ठीक है, दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नियम में देखिए खास बात क्या है, पहले पढ़िए। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरे नियम को बेटा अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं और एग्जाम में यही पूछता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बार हो सकता है आपको पेपर में देखने को मिल जाए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए बाकी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दृष्टि दोष क्या है इसके प्रकार लिखे। तो दृष्टि दोष क्या है, नेत्र दोष पूछ ले, दृष्टि दोष पूछ ले, बात एक ही है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, नेत्र दोष पूछे या दृष्टि दोष पूछे बात एक ही है। ठीक, कह रहा है दृष्टि दोष क्या है, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे पीछे बनता है, यानी कि रेटिना पर नहीं बनता, या तो रेटिना के आगे बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा, तब वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनने के लिए क्या होता है कम हो जाती है। इसी को हम दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार के हैं बेटा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, इतना मैंने आपको अच्छे समझा दिया। अब अपने आपने अगर स्कूल में लिखा है नोट्स, ठीक है, नोट्स निकालिए। अगर नोट्स नहीं है तो विद्या आपने किसी भी पब्लिकेशन की ली होगी, वो विद्या या क्वेश्चन बैंक या जो भी कहते हो, है ना, अपना वो निकालिए। और मैं जो भी डिफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये सारी डिफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर टिक मारिए और उसको वहां से अपनी विद्या से तैयार कर लीजिए। ठीक, थोड़ा सा आप काम करिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, यहाँ पर एक और डिफिनेशन लिख लीजिए, पहले देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए। देखिए निकट दृष्टि दोष, ध्रुव दृष्टि दोष और की परिभाषा आपको याद करनी है, ये किस कारण से होता है और इसका निवारण क्या है। डायग्राम के साथ आपको याद करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण से आप क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाना है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आप समझाइएगा। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिएगा। बेटा आपको मैं याद दिला दूं, ये क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा होगा। देखिए एक प्रिज्म होगा, यहाँ से आप गुजारे होंगे प्रकाश, फिर ये ऐसे जाकर हल्का सा टेढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ये आगे ऐसे जाना चाहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखे होंगे, यहाँ पर एक कोण बन रहा था, फिर यहाँ पर हम एक अभिलंब डालेंगे, इस जगह से एक अभिलंब यहाँ से डालेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे आपका प्रिज्म बना होगा। ठीक है, वही वाला ही क्वेश्चन है। ठीक, इसको कर लीजिएगा बेटा। ठीक है,
अच्छे से आप विद्या में आपको ये दिया हुआ है, आराम से कर लीजिएगा। ठीक, देखिए परिभाषा कुछ आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर एक परिभाषा, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लिख लीजिए बेटा इसको, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? समंजन क्षमता किसे कहते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? ठीक है भाई, फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, विभव, विभवांतर, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, ओम का नियम, इस बार इनकी परिभाषा आने के चांसेस हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से कुछ नियम है, नियमों को भी आपको पढ़ना है बेटा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग जो है वीडियो को वैसे भी पूरा देखते नहीं हैं। ठीक है, तो आप अपनी विद्या से इसको पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के जो दोनों नियम है, दाएं और बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, हथेली का नियम, जो भी है सब कुछ आपको करना है याद। ठीक है, एमसीबी पर टिप्पणी लिखना। एमसीबी का मतलब समझते हो? अरे जो इस घरों में आपके एमसीबी होती है उसका उपयोग क्यों करते हैं, उस पर टिप्पणी लिखिए, उसके काम क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक और लिख लीजिए बेटा, फ्यूज। यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, फ्यूज। फ्यूज में भूलिएगा लिखना, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज का मतलब उपयोग क्या है, उसका मतलब कार्य क्या है। ठीक है, उसको क्यों लगाना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र, रेखाएं, रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र, रेखा और उनके गुण। और यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा बेटा, परिनालिका। परिनालिका, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है, आप इसको विद्या में आपको सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आपके पास विद्या होगी आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा जा चुका है कि घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तार के नाम, कार्य और आवरण के रंग को लिखिए। मतलब आपके घर में जो वायरिंग होती है उसमें कौन कौन सा तार यूज होता है, उसका नाम लिखना है, उसका काम क्या है वो लिखना है, और आवरण, उसका रंग कैसा है, वो के रंग के बारे में भी लिखना है। तो मैंने जितने भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर लिए हैं इसमें। ठीक है, रही बात कि आप आईपीएससी नेम न्यूमेरिकल की, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बेटा इनकी क्लास ले ली है, वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप क्लिक कर कर देख सकते हैं। अब इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत सफिशियंट है, आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।